जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। वे विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं क्लास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थियों की स्टडी को आसान बनाने के लिए, उनके पेपर को और आसान करने के लिए लक्ष्य एकेडमी की टीम के द्वारा जो है आज से सारे प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का जो पेपर है उसकी एनालिसिस आपके सामने आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं शुभम बर्वे आपको केमिस्ट्री विषय के अंदर प्रीवियस 2023 का पेपर आज एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमारे पास 6 टाइप के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी। ये सभी विषय में हम जो है एक एक करके एनालिसिस करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस मॉडल पेपर। तो आज हमारा जो सेशन चालू हो रहा है उसमें हम जो है आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री विषय के अंदर सबसे पहला 2023 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं एनालिसिस करवा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, उसको कम टाइम के अंदर कैसे आपको कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, देखिए, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके प्रीवियस पेपर में मैंने पेपर का पूरा एनालिसिस आपको करवा चुका है। अब हम सीधे पेपर में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया था, परासरण दाब का सूत्र बताएं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का बेटा सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका सूत्र क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। अगर हम यहां पे बोले वेयर, वेयर सी मीन्स क्या होता है यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन। आर मीन्स क्या होता है यहां पे, गैस कांस्टेंट। और टी मीन्स क्या होता है यहां पे, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सेम हमको कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहां पर बेटा ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय क्या होता है, वॉल्यूम। ये फॉर्मूला अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन मींस क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। यहां पर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स को, मोलों की संख्या को। आप इसको नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और यहां जो V आपके पास है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के आयतन को, विलयन के आयतन। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो अगर मैं C के जगह पे N अपॉन V को इंट्रोड्यूस कराऊं तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू N आर टी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, V। क्या हमको ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, जल्दी चेक करिए, क्या हमको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, यस, ये हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नंबर पे हमको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, पाई इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। क्लियर है सबको, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, वेग इक्वल टू दिया हुआ है के ए पर हाफ की पावर है इंटू बी, बी पर क्या दिया हुआ है, फिर से आपको हाफ की पावर दी हुई है। ठीक है जी, चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे करना। 3/2, एक मिनट, क्वेश्चन करेक्शन है, 3/2, ओके 3/2 है एक्चुअल में, मैं इसको लिखकर बता देता हूं आपको, ध्यान देखना। यहां पर आपको बेटा क्या दिया है, रेट दिया है, रेट क्या दिया है उसने किसी रिएक्शन की, के ब्रैकेट में यहां पर ए है, इस पे क्या पावर है, हाफ, फिर इंटू बी, ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है, 3/2। ठीक है, ये आपको रेट दिया है। और पूछा क्या है, इस अभिक्रिया के लिए उसने ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मीन्स 40 पूछा है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं जी, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो जो यहाँ पे पावर लगी होती है, यहाँ पर क्या लगी होती है, पावर। जो रेट दी होगी आपको रिएक्शन की
उस रिएक्शन की रेट पे जो पावर लगी होती है, ठीक है, ये वाली जो पावर लगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोल्स के नंबर होते हैं, ये मोल्स के नंबर होते हैं एक्चुअल में, तो वो अगर आपको गिवन है तो आप इसको ऐड कर दो बस, मतलब ये हाफ प्लस 3/2 कर दो आप, ठीक है, हाफ प्लस 3/2 कर दो आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप हाफ को क्या लिख सकते हो, इसको हाफ को मैं लिख सकता हूँ 0.5, ऐसे भी सिंपल करके आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनना। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। या फिर आप यहां से जाओ, कितना आ जाएगा 2, इसको भी अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2। बोलो क्लियर है क्या? बहुत आसान, ठीक है जी। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, हमको रेट दी हुई थी, क्या दी हुई थी, रेट, रिएक्शन की रेट दे दिया था, और हमको क्या पूछा था, ऑर्डर। तो हमने क्या किया, ये जो पावर है यहाँ पर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म दिए रहते हैं उनके ऊपर जो पावर अगर आपको गिवन है तो उसको आप ऐड कर दो, ऐड करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, उस रिएक्शन की ऑर्डर। मतलब हमारी जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन के लिए उसने रेट दी हुई थी, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। चलिए आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा था। देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने देखो ध्यान से, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहाँ पर हम क्या बोलना चाहिए, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं आपको पता है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कहां से कहां तक होते हैं बताओ, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर थर्ड से ग्रुप नंबर 12 तक, ये होते हैं कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से बेटा आपने पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये ग्रुप नंबर 3 के अंदर आते हैं। इसमें दो सीरीज होती है, एक लेंथेनाइड सीरीज और एक होती है एक्टिनाइड सीरीज, या लेंथेनाइड एलिमेंट बोल दो आप, इनको लेंथेनाइड एलिमेंट बोल दो और इनको एक्टिनाइड एलिमेंट बोल दो। लेंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व, ठीक है। इसमें 14 एलिमेंट आते हैं और इसमें भी कितने एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं, ठीक है जी। अब ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है इनको बेटा क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर वाली जो सेल होती है, सबसे इनर वाली जो सेल होती है उसमें इंटर मारता है। मतलब 4f सब सेल में या 5f सब सेल में इंटर मारता है, और उसके बाहर कितनी सेल होती है, 2 सेल होती है। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, अब यहाँ पे हमको वही चेक करना था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है। स्कैंडियम तो हमको डी ब्लॉक में मिलता है, गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। मरकरी भी डी ब्लॉक में मिलता है, ये भी नहीं हो सकता। वेनेडियम भी डी ब्लॉक में मिलेगा, ये भी नहीं हो सकता। सीजियम है बेटा, सीजियम लेंथेनाइड एलिमेंट है, मतलब ये एफ ब्लॉक में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, एक हमको कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया था, उसमें सेंट्रल मेटल एटम की क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा आसान था, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख के बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया था K2FeCN6, यहां पर इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब ये मेटल की उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ब्रैकेट के पहले जो सिंपल केटायन है वो कौन है, पोटेशियम। इसकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कितनी होती है, 1। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1, +1 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अच्छा कितने हैं ये, नंबर ऑफ पोटेशियम कितने, 2, तो +1 इंटू क्या कर दिए 2, प्लस हमको आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आयरन को जैसे कि वैसे लिखेंगे, प्लस साइनाइड लिगेंड जो होता है ना, इसकी वैलेंसी या इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये क्या बोलना चाहिए, लिगेंड है तो इसकी नेगेटिव लिगेंड है, इसकी क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1। कितने साइनाइड लिगेंड है, 6, तो -1 इंटू 6
इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसलिए अपन ने क्या लगाया यहाँ पे 0। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बना 2 प्लस Fe माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 से प्लस 2 माइनस कर दो तो कितना बचा Fe माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ प्लस 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी वाला, सी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है देखो, हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है बोल रहा है जिसका फॉर्मेशन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि एल्किल आयोडाइड हमको बनाना है किससे, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से। अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है समझिए क्वेश्चन को। आपको ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है और इसको मैं क्या कर रहा हूं बोल रहा है सोडियम आयोडाइड, ध्यान सुनने, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंट में सॉरी सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंट में मैंने रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो क्या बना है बोलता है एल्किल आयोडाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एल्किल आयोडाइड बना रहे हैं। वो थ्योरी में हमको ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। तो बेटा एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया है, याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से जब आप सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हो एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंट में, तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है। इसका एक नेम रिएक्शन है, इसको अच्छे याद रखना है, फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, एल्कोहल की जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल की जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ओके, देख लेते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पर ROH, ये एल्कोहल है। इसकी अगर मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्या करता है, बहुत मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा देता है और यहाँ से क्या फॉर्म करता है सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है। क्या हमको ये दिखाई दे रहा है, क्या हमको बी नंबर में करेक्ट आंसर दिख रहा है, यस बी नंबर वाला हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन उस बच्चे से बन जाएगा जिसने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उससे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बनता। देखिए जरा ध्यान से क्या बोल रहा था, सबसे अधिक एसिडिक कौन सा मॉलिक्यूल है ये पूछ रहा था आपसे। ठीक है, मैं सभी को लिख दे रहा हूं एक एक करके, ध्यान सुनना। ये दिया है CF3COOH, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है बच्चों, सॉरी सेकंड ऑप्शन आपको दिया है CL3CCl3COOH। ओके, थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया है बेटा CH और ये है Cl2 और ये है COOH। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दिया है बेटा CH3COOH। अब आपको एक बात याद रखनी है क्या कि बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आपने एक टर्म पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीय शक्ति जो होती है किसी मॉलिक्यूल की, उसको माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ाते और प्लस आई वाले इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपको एक ग्रुप का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको दिया है उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पर एसिड ग्रुप से कार्बन जुड़ा है, उससे 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। तो जो हेलोजन होते हैं बेटा याद रखेंगे, जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं, हेलोजन तत्व जो होते हैं वो जनरली माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई प्रभाव शो करते हैं। ठीक है जी, अब माइनस आई प्रभाव भी ऑर्डर कैसे होता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का उससे भी क्या होता है कम। तो ये ऑर्डर होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है किनका, हेलोजन्स का। क्लियर है, तो अब एसिड ग्रुप से जुड़े कार्बन के साथ जो एलिमेंट जुड़े हैं उनका इफेक्ट चेक करते हैं। तो यार 3 फ्लोरीन ग्रुप लगे मतलब 3 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े मतलब यहाँ पे भी 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे देखो एसिड ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे 2 क्लोरीन जुड़े मतलब यहाँ 2 माइनस आई ग्रुप लगे हैं। और यहाँ देखो एसिड ग्रुप से जो पहला कार्बन वाला ग्रुप लगा है तो मेथिल ग्रुप है और इसका इफेक्ट क्या होता है प्लस आई। ठीक है जी,
तो आपको तो सबसे अधिक अम्लीय पूछा था ना उसने, तो देखो 3 माइनस आई ग्रुप वाले जो ग्रुप है, जो एसिड ग्रुप के कार्बन के साथ वाले कार्बन से जुड़े हैं, वो माइनस आई वाले ग्रुप जो हैं जितने ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को उतनी ज्यादा वो बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये और ये दोनों में माइनस आई ग्रुप सेम संख्या में। अब ये देखना है कि माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा है कि क्लोरीन का ज्यादा है, तो हमने यहाँ लिखे माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है, मतलब ये जो है सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो करके हमारे पास दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हमको दिया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जल की मोलरता कितनी होती है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है बेटा, जल की मोलरिटी कितनी होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी, जल की मोलरिटी कितनी होती है ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी बच्चों को इसका आंसर तो ऐसे ही पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले जल की मोलरिटी यहां पर हम देखेंगे तो कितनी होती है 55.55, एक बेटा 55.55, ये आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है डेटा, इसको अच्छे से हमको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आओ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का पोटेंशियल, बेटा ये 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो क्या बोलना चाहिए आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना माना जाता है, 0। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकिल का जो कलर है वो कितना कैसे होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, किस टाइप का यहाँ पे कलर ये शो करता है, निकिल ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले निकिल की कहानी देखते हैं कि निकिल जो होता है वो किस टाइप का एलिमेंट है जरा। ठीक है जी, तो निकिल जो आपके पास एलिमेंट है वो ध्यान से सुनना, निकिल जो एलिमेंट है इसकी अगर हम बात करें, चलो पहले मैं प्लस चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, निकिल की बात करते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है आर्गन 4s2 और ये होता है 3d8। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल का। अच्छा, अगर मैं निकिल पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं बच्चों, तो यहाँ पे 2 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आर्गन के पास सीधे क्या बचा आपके पास, आर्गन के पास सीधे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ओके जी, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है 8, दो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने, दो, दो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, जो निकिल है ना ये कैसे कलर शो करता है बेटा, ग्रीन। ये ग्रीन कलर ये जो है ना शो करेगा, कैसा, ग्रीन कलर। ठीक है, इसको यहां पर निकिल का जो कलर है बेटा वो कैसे आ जाएगा बताओ, ग्रीन कलर का आ जाएगा। अब आते हैं ईडीटीए का केमिकल फॉर्मूला, सॉरी रासायनिक नाम क्या है किसका, ईडीटीए का। तो ईडीटीए का जो है ना मैं सूत्र बना के बताता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड में देखना जरा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं ईडीटीए की, ईडीटीए की अगर मैं चर्चा करूं तो इसका जो नाम होता है बेटा, उसको समझने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ध्यान सुनना। एन CH2 एन CH2COH 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 और यहाँ पे CH2COH और ये COH। ठीक है जी, यहां पर देखो ये एथिलीन है, ये डाइएमीन, और यहाँ पे 4 एसिटिक एसिड ग्रुप लगे 1 2 3 4, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या जी, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसका नाम हो जाता है। समझ में आया कैसे, ये एथिलीन ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन यहां से यहां तक का जो ग्रुप है इसको एथिलीन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फिर आप आगे आओगे, ये वाला नाइट्रोजन से लेकर यहां तक का जो ग्रुप है ये डाइएमीन कहलाएगा, एथिलीन डाइएमीन। और इसके बाद ये देखो, ये एक एसिटिक एसिड है, दूसरा एसिटिक एसिड है, तीसरा और ये चौथा, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते, तो यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो मैंने बता चुका है लास्ट स्लाइड में। अब आते हैं मेथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा कैसा होता है, क्षारी, कम क्षारी होता है, अधिक क्षारी होता है। तो यहाँ लिखकर देखते हैं बेटा, मेथिलेमीन, एक मिनट,
मेथिलेमिन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है आपको, और अमोनिया की बात करूं तो ये अमोनिया इस टाइप से लिखते हैं आप। ओके, अब मेथिलेमिन, सॉरी मेथिलेमिन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ओके, देखिएगा CH3NH2 और अमोनिया, ठीक है, इसको हम मेथिलेमिन बोलते हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, अमोनिया बोल रहे हैं। अब इसमें आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि दोनों में बेसिक कौन है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, NH2 ग्रुप से कौन सा ग्रुप लगा है बेटा, या मेथिल ग्रुप, और मेथिल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई, सॉरी प्लस आई। प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ कराते हैं, आगे की ओर करवाते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। मतलब आपको एक बात और याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, क्षारीय शक्ति जो होती है किसी भी कंपाउंड की, वो प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, माइनस आई वाले क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं। इस बात को अच्छे से बिल्कुल याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर NH2 ग्रुप से प्लस आई ग्रुप लगा है, मतलब ये बेसिसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन अमोनिया से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है जो इसकी बेसिसिटी को बढ़ा सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, मेथिलेमिन अमोनिया की अपेक्षा बेटा कैसा हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा, मोर बेसिक होगा। बोलो क्लियर है। चलिए, विटामिन B12, सॉरी विटामिन B2 का जो है नाम क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, तो इसको आप याद रखेंगे राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ओके, ये याद रखेंगे आप नाम, ठीक है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर के क्वेश्चन, आपके 7 बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास थर्ड, सही जोड़ी बनाए। बहुत आसान क्वेश्चन थे, अच्छे से देखना, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आता है करेक्ट मैच। करेक्ट मैच में हमको क्या दिया है, सबसे पहले मैग्नीज। मैग्नीज बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ध्यान सुनना। मैग्नीज एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो Ar 4s2, 3d क्या होता है बेटा 5। ठीक है, तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसलिए मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। मतलब मैग्नीज जो है, मैग्नीज में आ जाएगा H, मैग्नीज के सामने क्या आएगा, H, +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिख रही है आपको, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है, +7। मतलब मैग्नीज जो है पहले में क्या आ जाएगा, H नंबर वाला आ जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा देखो, प्राथमिक संयोजकता। बेटा यहां से मैं मिटा मिटा के यही समझा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते जाना। प्राथमिक संयोजकता की बात हो रही है, तो प्राथमिक संयोजकता, अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आपने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ा था। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में वर्नर थ्योरी पढ़ा था, और वर्नर थ्योरी जो होती है उसमें आपने दो टाइप की वैलेंसी पढ़ी थी सेंट्रल मेटल एटम की, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपने पढ़ी थी। तो प्राथमिक वैलेंसी जो है वो नेगेटिव लिगेंड के द्वारा जो है कंप्लीट होती है। देखो देखो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो है, यहाँ नेगेटिव आयन दिख रहा है आपको, बिल्कुल नेगेटिव आयन दिख रहा है आपको, यस, नेगेटिव आयन कौन से का नंबर पे है, एफ, एफ नंबर पे। तो प्राथमिक संयोजकता जो है वो नेगेटिव आयंस द्वारा कंप्लीट होती है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है। देखो फिर ROR किसका फॉर्मूला है, ईथर, ईथर कौन से नंबर पे, ए नंबर पे। मतलब आपके पास तीसरे ऑप्शन में जो है क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड जो है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, भाई हॉफमैन ब्रोमाइड, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हॉफमैन ब्रोमाइड जो है वो प्राइमरी एमीन बनेगा इसमें, ठीक है, प्राइमरी एमीन। हॉफमैन ब्रोमाइड जो होता है इसमें क्या बनता है, प्राइमरी एमीन, ठीक है जी, ये अभिक्रिया में बी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर क्या होती है, लैक्टोज, सी नंबर, बिल्कुल सही है। फिफ्थ में क्या आ गया, सी। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, कोई बता पाएगा, सुक्रोज, और क्या बचा है, एल्डोहेक्सोज। ठीक है जी, चलो सुक्रोज। 6 नंबर पे देखो, सुक्रोज क्या है, पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है, सॉरी डाइसेकेराइड के अंदर आता है। सुक्रोज किसके अंदर आता है, डाइसेकेराइड, अपन ने डाइसेकेराइड पढ़े थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़े होंगे। तो सुक्रोज किसके अंदर आता है, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड का फॉर्मूला दिया है C12H22O11, मतलब ये कौन से नंबर पे आ गया बेटा, डी। किस पे आ गया, डी। सुक्रोज का आंसर क्या आ जाएगा, डी। एल्डोहेक्सोज, इसके अंदर आ जाएगा बेटा ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोज क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको। तो ये हमारे पास करेक्ट मैच वाले सारे क्वेश्चन हमने बड़े आसानी से कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए देखते हैं। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए रहेगा, तो मैं स्लाइड यहां से थोड़ी थोड़ी चेंज करूंगा, तो ध्यान से आप समझना। मोलर कंडक्टिविटी का आपको क्या बोला है, फॉर्मूला पूछा है, किसका, मोलर कंडक्टिविटी का जो है फॉर्मूला पूछा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक मिनट, देखिए यहां पर आपको क्या पूछा है बेटा, मोलर चालकता, मोलर चालकता पूछा है।
अब मोलर चालकता को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक फॉर्मूले से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, एक कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, हमने 1 मोलर क्या फिल करके रखा है, सॉल्यूशन। यहां मैंने 1 मोलर मेरे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है। तो जनरली मोलर चालकता की जो डेफिनेशन बनती है, देखो अपने क्वेश्चन क्या पूछा है पहले वो देख लो। मोलर चालकता का सूत्र लिखो बोल रहा है, लेकिन मैं डेफिनेशन पहले आपको बता रहा हूं, फिर सूत्र बता दूंगा, ठीक है जी। तो यहां पर ध्यान देना, मोलर चालकता क्या होती है, तो यहां पे 1 मोलर, 1 मोलर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इतना आपको लिखना नहीं है, फॉर्मूला लिखना है बस, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दे रहा हूं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, इसका फॉर्मूला होता है k इंटू 10⁻³ m। ओके जी, इसको मैं ब्रैकेट में आपको पैक करके बता दे रहा हूँ, ये देखो। ओके, अब यहाँ वेयर देखो, ये फॉर्मूला लिखना था आपको। यहाँ पर k क्या है, k फॉर कंडक्टिविटी, k क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी। m क्या है, मोलरिटी, मोलरता। कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, चालकता। मोलरिटी मीन्स मोलरता, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा सी मीन्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला लिखो या तो ये फॉर्मूला, दोनों ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी। ओके, दूसरा देखो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है बेटा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो देखो जरा ध्यान से, मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। रेट कांस्टेंट, जब भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देखना है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये एक ट्रिक है, याद रखना इससे। आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है तो अपन इससे निकाल लेंगे। अगर मैंने जीरो ऑर्डर, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एन इक्वल टू क्या रखोगे, जीरो, ठीक है। आओ यहाँ पे फॉर्मूले पे, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस एन की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बताओ क्या यूनिट आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। देखो 1 माइनस जीरो तो 1 ही बचा रहेगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास यहाँ पर ये बिल्कुल यूनिट आ गई किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था जी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो हमने ला भी लिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार से अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर की अगर पूछा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछा गया, तो बेटा n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है। रेट कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो k लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब यहाँ देख लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस एन की वैल्यू क्या रखोगे, 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये सेकेंड इनवर्स। अब बताओ 1 माइनस 1 क्या होगा, जीरो, जीरो की पावर मतलब ये टर्म क्या हो गया, 1। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स, क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स हो गई। ये भी याद रखना, हो सकता है लास्ट टाइम आपको उसने फर्स्ट जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा था, इस बार फर्स्ट ऑर्डर की पूछ ले। और एक लास्ट नंबर पे देखो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन होगी उसके लिए n की वैल्यू कितनी रखोगे, 2। और इसके रेट कांस्टेंट की अगर मेरे को यूनिट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है जी। तो 1 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा इसकी यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके जी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के रेट की, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के, सॉरी सेकेंड ऑर्डर के, ये जो लास्ट वाला मैंने बताया एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, हाँ ओके। तो देखो ध्यान से, पहला जो फॉर्मूला अपन ने, पहली जो यूनिट लाए वो जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट आई। दूसरा सेकंड इनवर्स जो आ रही है वो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट है। और तीसरे नंबर पे जो आई है वो सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए क्या है, यूनिट है।
तीनों चीजें क्लियर हुई। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? देखो इसको तीन प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थ्री टाइप से लिखा जा सकता है। पहले तो पूरा डिटेल लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये आ गया 3d1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं पहला डिटेल। फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, एक मिनट, यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का भी आता है जिसको हम बोलते हैं आर्गन। 18 नंबर का ये एलिमेंट होता है। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स ना लिखते हुए हम आर्गन लिखते हैं और यहां लिख देते हैं 4s2 और ये क्या लिख देंगे 3d1। ओके, दूसरा एक और केस लिखा जा सकता है, कैसे? यहाँ पे सेल वाइज अगर हम लिखना चाहे, क्या सेल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहे, ध्यान से सुनना। एक और चीज, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरी सेल में 2 6 और 1 9, और यहाँ पे चौथी में कितने? 2। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी में कितने? 8। तीसरी में कितने? 9 और चौथी में कितने? 2। ये इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा वो ये या फिर ये होगा, क्योंकि एग्जाम में ये दो टाइप से आपको पूछेगा। ये अब जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप आओगे तो आपको इस टाइप का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर आ रहा है? चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डीडीटी का रासायनिक नाम बताओ बोल रहा है। सबसे पहले अगर डीडीटी का रासायनिक नाम की बात हो रही है तो डीडीटी का बेटा सबसे पहले ना आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। चलो मैं यही लिखकर बताता हूं, इस बार ध्यान से देखिएगा। CH3Cl3, यहां पर एक फेनिल रिंग है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे दूसरा फेनिल रिंग है और इसकी पैरा पे क्या है? Cl। ठीक है जी, बढ़ते यहां पर देखो, अगर हम इसका सिंपल सा नाम लिखना चाहे, अभी उसने आईयूपीएसी नेम नहीं बोला है, यहां अच्छे से पढ़ लीजिए, डीडीटी का रासायनिक नाम लिखने बोला है उसने, तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा नाम ये आता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका सिंपल जो नेम होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका सिंपल नाम हो गया। ठीक है, जो उसने नेम बोला है, अगर वो आईयूपीएसी नेमिंग अगर बोल देता, क्या बोल देता? आईयूपीएसी नेमिंग बताओ डीडीटी का जो फॉर्मूला है उसका, तो उस केस में आपको इसका आईयूपीएसी नेम जब हम करते तो यहाँ पर देखो, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से नंबरिंग होती है 1 और ये 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1,1,1 ट्राई क्लोरो, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डैश, सेकेंड कार्बन पे 2 फेनिल रिंग है, उसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? क्लोरीन। अच्छा देख लीजिए, सेकेंड कार्बन पे क्या लगे हैं? 2 फेनिल रिंग लगी है और उसकी पैरा पोजीशन पे क्या है? क्लोरीन है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो बल्कि सेम ग्रुप है, कौन से कार्बन पे? 2, तो 2,2, फिर यहाँ पे डैश करके लिखेंगे 20 और ब्रैकेट में देखो फोर्थ कार्बन पे क्या है? क्लोरीन, तो 4 क्लोरो, और ये कौन सा ग्रुप था? फेनिल, 4 क्लोरोफेनिल, और उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इथेन। तो ये इसका क्या हो जाता है? आईयूपीएसी नेम हो जाता है। तो उसने देखो जो इलेक्ट्रॉनिक डीडीटी का रासायनिक नाम पूछा था, तो आप फर्स्ट वाला लिखो, अगर आपको दोनों क्लियर है तो आप दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कपलिंग रिएक्शन पूछ रहा है। क्या कपलिंग रिएक्शन पूछ रहा है? इसके लिए मेरे को नई स्लाइड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन जो है इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़े बनते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन अपन देखते हैं, ध्यान सुनना। चल, कपलिंग रिएक्शन जो है ये दो टाइप से अपन देखेंगे। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं? युग्मन अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं? युग्मन अभिक्रिया। यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, और ये क्या है? Cl। ओके, इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड। डाई एजोनियम क्लोराइड हम इसका नाम रखते हैं, ये नाम इसका होता है। ठीक है, इसके साथ जब फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है, किसकी? फिनॉल, ऐसे बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है NaOH की प्रेजेंट में, तो होता क्या है?
ये बेस ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा के लेके जाता है। इसका पॉजिटिव एंड के इसका जो पॉजिटिव एंड है वो इसके यहाँ पे नेगेटिव एंड में जाके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जब निकलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये Na+ यहाँ जाके जुड़ेगा। तो ये कुछ इस टाइप से हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे रिंग जुड़ गई ऐसे, यहाँ पे क्या है OH, साथ में यहाँ क्या बन जाएगा वाटर, OH प्लस H क्या बनाया वाटर, और ये Na+Cl क्या बना देता है NaCl। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, इसका अपन नाम क्या लिखते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अच्छा ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या करा, डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई? फिनॉल के साथ करवाई। कैसे मीडियम में कराई? बेसिक मीडियम में कराई। तो क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी मैंने हाइड्रोक्सी नहीं लिखा क्या, एक मिनट, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। अब ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन रहा है बेटा, जिसका कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना कलर के लिए बड़े फेमस होते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। कैसे कलर का? ऑरेंज कलर का ये डाई होता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, इसको अच्छे से याद रखना। सेकेंड एक और रिएक्शन होती है कपलिंग की, वो भी देख लो। N डबल बॉन्ड N और ये Cl, नाम मैं नहीं लिखूंगा इस बार क्योंकि ऊपर लिख दिए थे, ये प्लस और ये माइनस से ब्रेक होगा। प्लस यहाँ पर एनिलीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एनिलीन ले लेते हैं। ठीक है, इसका H पैरा पोजीशन का हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये H OH के साथ बाहर निकलेगा, ये Cl Na के साथ निकलेगा, और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये आ गया आपके पास ये फाइनल रिंग। यहाँ पे क्या जुड़ा है? NH2, साथ में क्या जुड़ा है? वाटर, और साथ में क्या यहाँ पे रिलीज होगा? NaCl। क्या रिलीज होगा? NaCl। इसका नाम बता पाओगे? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। इसको हम बोलते हैं पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो मैंने कंपाउंड लिया है उसको हम बोलते हैं एनिलीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। और ये क्या था? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था। बोलो क्लियर। अब ये जो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन रहा है इसका भी कलर होता है, ये येलो कलर का डाई होता है। ये येलो कलर का क्या होता है? डाई होता है। इसको याद रखना है। आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे क्या पूछा था आपको? कपलिंग रिएक्शन का रासायनिक अभिक्रिया लिखो, यही बोला था। मतलब आपको ये दोनों में से कोई भी अभिक्रिया अगर आती है, एक रिएक्शन भी आप अगर लिख लेते तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट यहाँ पर 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या दिया हुआ है? हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र। बड़ा आसान था, इसको मिटा के मैं यही बता देता हूँ आपको। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र बेटा ये होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या? बेंजीन रिंग के ऊपर जो है SO2 और ये क्या है? Cl। इसको हम बोलते हैं क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है जी, ये इसका नाम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। अच्छा, प्रोटीन के मोनोमर यूनिट का नाम बेटा आपको सबको पता है। प्रोटीन जो है उसको कौन बनाता है? एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो एमिनो एसिड्स जब मिलते हैं बार बार तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड जो है ये मोनोमर यूनिट होती है। ये क्या होती है? मोनोमर यूनिट होती है किसकी? ये मोनोमर यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? एमिनो एसिड हो जाता। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा। चलिए देखिए, इसके पहले हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे। इसी के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 से प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 12 तक जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसमें 2 अंक होंगे या 2 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले 5वें नंबर के क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपको? मोल अंश की परिभाषा बोला था। ठीक है जी, तो मोल अंश क्या होता है? जब किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या
और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। चलिए इसको एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर में एक कोई घटक है ए, मान लो यहाँ पे ए घटक है, ठीक है जी, ओके। दूसरा जो मेरे पास कंटेनर है वहां पर मान लीजिए मैंने एक घटक लिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ घटक बी है, ओके। अब ये दो अलग अलग घटक रखने वाले, हमने दो अलग अलग घटक रखने वाले कंपोजिशन के, ये जो दो डिफरेंट घटकों को रखने वाले स्पीसीज को अपन ने मिक्स करा, मिलाया आपस में, और मिलाकर यहाँ पे क्या बनाया? यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाया, विलियन बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया? विलियन बना दिया, ठीक है। इस विलियन में कौन कौन प्रेजेंट है? ए और बी, ए और बी, मतलब घटक ए और घटक बी मिलकर क्या बना लिए? विलियन। अब ध्यान से सुनना, घटक ए जो होता है इसके मोलों की संख्या, यहाँ पर इसको अपन किससे लिखते हैं? एन ए से, और घटक बी के मोलों की संख्या यहाँ पर जो होगी उसको अपन एन बी से लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैंने घटक ए को विलायक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? विलायक नाम दे दिया, ठीक है। और घटक बी को क्या नाम दे दिया? विलेय नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक और विलेय को मिला के क्या बन गया? विलियन बन गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे घटक ए और घटक बी को मिलाने से विलियन मिल रहा है तो विलियन में जो मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी? तो ये Na प्लस Nb, ठीक है। यहां मैं वेयर करके लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर जो आपके पास Na है इसको हम बोलेंगे घटक ए के मोलों की संख्या। आप वो डेफिनेशन लिखेंगे उससे भी काम चल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आप चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। एन क्या है? घटक बी के मोलों की संख्या, घटक बी के मोलों की संख्या। अब अगर मुझे घटक ए का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, घटक ए का मोल प्रभाज निकालना, विलियन में कितने घटक हैं? दो। अब इनमें से मुझे किसी एक घटक का क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं घटक ए का मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है जी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जाई ए से। तो ये कैसे निकलेगा? तो घटक ए का जो मोल प्रभाज है वो घटक ए के मोलों की संख्या को हम डिवाइड करेंगे कुल घटकों की मोलों की संख्या से। ये विलियन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो घटक ए का क्या मिल गया? यहाँ पे मोल अंश मिल गया, ठीक है। इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है आपको डेफिनेशन में, किसी विलियन में एक घटक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। देखो विलियन में कुल मोलों की संख्या कितनी है? Na प्लस Nb, इसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? मोल अंश। अगर मान लीजिए घटक बी के मोलों की संख्या आपको निकालना है, घटक बी के मोलों की घटक बी का मोल अंश निकालना है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? घटक बी का मोल अंश अगर मुझे निकालना है तो यहां पर अपन लिखेंगे मोल अंश ऑफ बी, मतलब इसको जाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और घटक बी के मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Nb से, डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारे पास घटक बी का मोल अंश आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग मोल अंश निकालेंगे, किसके लिए? विलियन में उपस्थित दो अलग अलग घटकों के लिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? विलियन की परिभाषा लिखो बोला था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, विलियन की परिभाषा लिखो। देखो क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब ये समांगी विलियन मिश्रण क्या होता है वो मैं भी बता रहा हूं आपको एग्जांपल से। फिर क्या बोल रहा है? विलियन जो है वो दो घटकों से मिलकर के बनता है, एक को हम विलेय और एक को हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या बोला जाता है? विलेय कहा जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे वाटर फिल करके रखा है, मींस जल को मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है, वाटर को फिल करके रखा है। इसमें मैंने कुछ अमाउंट में क्या फिल कर दिया? इससे मैंने कुछ अमाउंट में NaCl डाल दिया, NaCl लवण को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है? सॉल्यूशन या
विलियन यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये जो विलियन हमारे पास फॉर्म हो रहा है बेटा, इसमें कौन कौन उपस्थित है आपको पता है? एक तो आपका वाटर है, जल है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है? NaCl है। अब ये जो विलियन यहाँ बना, इसको मैं ना समांगी विलियन बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ समांगी विलियन बताओ? इसको हम समांगी विलियन क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन क्या है कि जब हम दो अलग अलग भौतिक अवस्था वाले, दो डिफरेंट या दो भिन्न घटकों को मिलाते हैं और मिलाने पर जो विलियन बनता है, अगर उस विलियन में दोनों घटकों की भौतिक अवस्था सेम हो जाए, दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो जाए? सेम। देखो जरा ध्यान से, यहां पर जो दो अलग अलग घटकों को मैंने मिलाया था, जैसे वाटर है, तो वाटर कैसा है बेटा? द्रव अवस्था में है, और जो NaCl है ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, लेकिन जब इनको मैंने मिलाया तो जो विलियन बन रहा है इसको मिलाने से, उस विलियन के अंदर अभी भी वाटर की जो अवस्था है वो कैसी है? द्रव। लेकिन NaCl की अवस्था भी कैसी हो गई? अब द्रव। पहले कैसा था NaCl? ठोस। लेकिन जैसे ही मैंने इसको विलायक में मिलाया, ये आपका क्या है? वाटर। क्या है ये? किसकी तरह काम करेगा यहाँ पे? विलायक। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट क्या है इसमें? ज्यादा। और ये जो NaCl है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? विलय। क्यों? क्योंकि NaCl जो है वो इस पे जाके घुल जाता है। हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि विलय जो है वो विलायक में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और अभी एक बात और याद रखना, मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, विलियन जो है दो घटकों विलय और विलायक से मिलकर के बनते हैं। विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है, देखो यहाँ वाटर अधिक मात्रा में, तो इसको हम क्या बोले? विलायक। और NaCl कम मात्रा में, तो उसको क्या बोल दिए? विलय। तो विलय को जब अपन विलायक में घोलेंगे तो जो विलियन बन रहा है, अगर उसमें ये दोनों स्पीसीज की भौतिक अवस्था, देखो दोनों द्रव द्रव हो गए कि नहीं हो गए? तो बेटा भौतिक अवस्था क्या हो गई इन दोनों की? सेम हो गई। दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो गई? सेम। मतलब यहाँ पे समांगी विलियन में आपको एक बात याद रखना है कि इनकी भौतिक अवस्था कैसी हो जाती है? सेम हो जाती है। और संगठन भी कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। संगठन भी कैसा हो जाता है? समान। मतलब समान रूप से इस सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों के आपके पार्टिकल मिलेंगे। क्लियर है बात? तो ये था विलियन। ठीक है जी, ये क्या था? विलियन। विलियन जनरली अगर हम और आगे बात करेंगे तो तीन प्रकार के विलियन होते हैं: ठोस विलियन, द्रव विलियन और गैस विलियन। लेकिन हमको उतना सारा डिटेल पूछा नहीं है, तो हम इतना ही लिखकर काम चला लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लवण सेतु। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ के रखी होगी। क्या? गैल्वेनिक सेल पढ़ के रखी होगी। और गैल्वेनिक सेल अगर आपने पढ़ी है तो हमने देखो यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल का छोटा सा डायग्राम भी लिया है। इस गैल्वेनिक सेल में हमने दो हाफ सेल ली है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एक कंटेनर है। एक मिनट, ओके। ऐसे हमारे पास यहाँ दो कंटेनर है। ये दोनों कंटेनर में ओके, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे दो कंटेनर है बेटा। ये दो कंटेनर जो है, इसमें एक साइड जो है ZnSO4 सॉल्यूशन भर दिया गया है, एक साइड CuSO4 सॉल्यूशन भरा गया है। ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ऐसे। और जिस सॉल्ट का यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसी की यहाँ पर क्या लगा दी जाती है? रॉड लगा दी जाती है, या इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। आप ऐसे बोल दो, क्या लगा दिया जाता है? इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे डीप होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड। वैसे यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ओके, ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है किसका है? कॉपर का। और ये जो दोनों क्या बोलना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको आपस में यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। इनको आपस में क्या कर दिया जाता है? इसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, पर थोड़ा समझ लो। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है, इसमें क्या होता है कि ये दो हाफ सेल, ये जैसे देखो ध्यान से, जिस मेटल का यहाँ पे विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन होता है, उस पे एक मेटल की रॉड लगाते हैं, तो इसको हाफ सेल बोलते हैं। और इधर भी देखो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन था, इस पे कॉपर की एक रॉड लगी जिसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो आप। तो ये इलेक्ट्रोड इस पे डीप किया जाएगा, तो इसको हम अर्ध सेल बोलते हैं। अब ये दोनों अर्ध सेल जो हैं आपस में
इसको एक वोल्ट मीटर के थ्रू यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अब होता क्या है कि लेफ्ट साइड वाली जो हाफ सेल है, इसमें ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इससे जिंक आयन बाहर निकलते हैं। तो जिंक आयन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक आयन जब बाहर निकलेंगे तो यहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए चलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे Zn आयन जो है, Zn सॉलिड जो है, वो ब्रेक डाउन होता है Zn2+ और कितने इलेक्ट्रॉन पे, 2 इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर दौड़ने लग गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आने लग गए बताओ, ये वाले कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर आने लग गए। मतलब ये जो रॉड है आपके पास, ये कैसे चार्ज वाली हो गई, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड पे आ गया, किस पे, जिंक वाली। मतलब ये जिंक इलेक्ट्रोड कैसे चार्ज वाला है, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज वाला है और यहाँ पर हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं एनोड। क्या नाम देते हैं, एनोड। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आए तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इस पे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि ये सॉल्यूशन जो है, इससे कॉपर जो, ये कॉपर जो आयन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे जाके रॉड पे, तो यहाँ पे ये क्या बनाने लग जाएगा, कॉपर सॉलिड बनाने लग जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ आयन होगा, वो यहाँ जाके चिपकने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए उसको लेकर ये यहाँ पर जुड़ने लग जाता है, यहाँ से अल्टरनेट कॉपर 2+ आयन यहाँ से जुड़ने लग जाता है। तो ऐसा जब ये प्रोसेस चलने लगता है, तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ये वाली जो रॉड है वो धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, और ये वाली जो रॉड है वो धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस साइड जिंक आयन काफी सारे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लगते हैं, और यहाँ की कॉपर आयन जो है ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपकने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ आयन की कमी हो जाती है, और यहाँ सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन की अधिकता हो जाती है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इसको न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए बेटा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। एक यहां पर इस टाइप का एक क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में आपको पूछा गया था। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, एक सॉल्ट ब्रिज है, और ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है, इसके अंदर जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय विद्युत अपघट्य बोलते हैं, जिसमें जो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इनर्ट इलेक्ट्रो, अक्रिय विद्युत अपघट्य लिख देता हूं मैं। ठीक है, अक्रिय विद्युत अपघट्य। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारे पास, देखो जैसे केसीएल हो गया, यहाँ पे अपन लोग क्या लेते हैं, अगर अगर करके एक जैली होती है, अगर अगर जैली, साथ ही साथ इसके साथ ऐड किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसीएल, KNO3। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इस पे ऐड किया जाता है। ठीक है, किस पे, सॉल्ट ब्रिज पे। अब होता क्या है कि जैसे देखो इधर जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी है, तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है, इसमें देखो जो आपके पास, मान लीजिए आपने KNO3 को इसके अंदर फिल किया रहेगा, तो यहाँ पे ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा, K+ और किस पे ब्रेक होगा, NO3- में। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से नाइट्रेट आयन जो है, इस सॉल्ट ब्रिज का जो नाइट्रेट आयन है, वो किधर दौड़ेगा बताओ, वो आएगा इस वाले कंटेनर में। और जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहे थे, इलेक्ट्रोड की ओर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में किसकी कमी हो रही थी, तो भाई ये सॉल्यूशन में कमी किसकी हो रही थी बताओ, पॉजिटिव आयन की। तो यहाँ सॉरी, हाँ, पॉजिटिव आयन की कमी हो रही थी, तो यहाँ से जो आपका पोटेशियम प्लस आयन है, वो किस साइड आएगा, राइट वाले कंटेनर पे आएगा। ठीक है, तो ये मेन जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, वो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम बेटा, पहली बात की 2 अर्ध सेलों को जोड़ रहा है, ये 2 हाफ सेल है, इसको जोड़ दिया। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहे हैं, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड रखने वाले विद्युत अपघट्य विलयन को उदासीन करता है। ठीक है भाई, मतलब इस साइड जिंक आयन की अधिकता बढ़ रही थी, तो इधर उसने नेगेटिव आयन को भेजा ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। इधर कॉपर आयन जब सॉल्यूशन के निकल के इस रॉड पे या इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक रहे थे, तो यहाँ पे बेटा ये कॉपर 2+ आयन के साथ साथ यहाँ पे सल्फेट आयन भी तो रहे होंगे ना। तो सल्फेट आयन मतलब नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, कॉपर आयन यहां जाके चिपके तो कौन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, सल्फेट आयन की। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन को उसने यहाँ भेजा, मतलब यहाँ भेजा तो उसने क्या किया, पॉजिटिव आयन ने इस नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज किया। तो सॉरी, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, वो क्या काम करने का काम कर रहा है, यहाँ पर
यहाँ पे वो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। फिर क्या बोल रहा है, दो विद्युत अपघट्य विलयन को आपस में मिलने से भी ये रोकता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज के काम थे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं फैराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा था हाँ 6 के और में, छठवें क्वेश्चन के अथवे वाले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, देखिए जरा ध्यान से, यहां पर देख लीजिए। तो फैराडे का जो विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम है वो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये हमसे कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलियर में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। समझ में आ रही बात? चलो इसका इक्वेशन से आपको क्लियर होगा। इसका एक इक्वेशन है जिसमें W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q, या W जो है वो समानुपाती होता है किसके, Q के। अच्छा, इसमें बेटा अगर आपको बोले कि W इक्वल टू क्या है, तो बेटा ये होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और ये Q क्या है बेटा, ये है बेटा आवेश की मात्रा। ये क्या है, आवेश की मात्रा। अगर ये प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे। तो ये कांस्टेंट क्या लिए आपने, Z। ये कांस्टेंट क्या ले लिए, Z। समझ में आ रही बात? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हमने हटाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया क्या, Z। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, Z को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्लियर है? अब देखो ये जो Q है मीन्स ये जो आवेश की मात्रा है इसके इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, I इंटू टी। अब ये आवेश की मात्रा जो है इसकी इक्वल क्या होता है, I इंटू टी। I क्या है यहाँ पर, तो बेटा ये विद्युत धारा है, और T क्या है, टेम्परेचर, सॉरी T क्या है, समय है, सॉरी, है ना। यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, विद्युत धारा। I इक्वल टू क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक है, और T फॉर क्या है यहाँ पे, टाइम मीन्स समय। यहां लिख देता हूं मैं, T इक्वल टू क्या है, समय है। समय किस पे लेना होता है, सेकंड पे। विद्युत धारा जो है इसकी जो आपके पास यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक है जी, और आवेश की मात्रा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। इसको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं Q की जो वैल्यू है इसको पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Z इंटू आई टी। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बना। तो ये आपको अगर फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाहिए, फेराडे का इलेक्ट्रोलाइट वाला जो केस है इसमें जब फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो ये इक्वेशन को भी साथ में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन, जो आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट आपको नंबर यहाँ पे मिलने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, देखो, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है जी, चलो देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो किसी अभिक्रिया के भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इसको में कर लेना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है जी, यहां पर आइए, अभिक्रिया कोटि में आइए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी कोटि। क्या कहलाएगी, उसकी कोटि। ठीक है जी, चलिए आते आगे। अभिक्रिया की आणविकता में देखो, अभिक्रिया की जो आणविकता है ये पूर्ण संख्या हो सकती है। ये पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4 इस टाइप की। ये कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और ये कभी भी भिन्न नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो बेटा ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और आपकी भिन्न संख्या हो सकती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, हमको 2 डिफरेंस पूछा था, हम 2 डिफरेंस ऐसे लिख के सॉलिड वाले हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसी मतलब क्वेश्चन का अथवे का क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई 2 अंतर पूछा गया था आपको। तो अभिक्रिया की दर देखो जरा ध्यान से, किसी भी समय अभिक्रिया की दर जो है वो अभिकारक की कॉन्सेंट्रेशन में सांद्रता पे या सांद्रण पे निर्भर करती है। जबकि अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें या दर स्थिरांक की बात करते हैं तो दर स्थिरांक का जो मान है बेटा वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जो दर स्थिरांक का मान है वो अभिकारक के सांद्रण पे या सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। लेकिन अभिक्रिया की जो दर है
वो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की जो दर है उसकी यूनिट आपको याद रखना है, क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ये किसकी यूनिट है? अभिक्रिया की जो दर है उसकी ये फिक्स है, लेकिन दर स्थिरांक की यूनिट जो है ये अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करती है। मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग होगी। मतलब इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं, ध्यान सुनना। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि अगर मुझे दर स्थिरांक की यूनिट निकालना है, दर स्थिरांक को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके लिए एक फॉर्मूला है मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस एन और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, ये n का मतलब क्या है? कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अगर मैं n इक्वल टू 0 लिखूं यहाँ पर, ध्यान सुनना, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का आपको इकाई पूछेगा या यूनिट पूछेगा, तो कैसे करोगे? तो आओ यहाँ पर k इक्वल टू, देखो n की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? n के लिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? जीरो। तो यहां रखो, यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, तो इसी को आप देखो 1 माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस जीरो तो 1 ही बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ होगा क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है या शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू क्या ले लू? 1, तो ये बेटा क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया है तो इसके लिए दर स्थिरांक मींस k की इकाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देखो, तो n की वैल्यू कितनी रखना है? 1, तो यहाँ पे 1 रख दो आप, क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस क्या हो गया? 1 सेकेंड इनवर्स। अब देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस 1 तो क्या हो गया? जीरो, और जीरो की पावर आ गई तो ये वाला जो टर्म हो क्या हो गया? 1। मतलब ये जो यूनिट हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। क्या? सेकेंड इनवर्स। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक की यूनिट है वो क्या हो जाएगी? सेकेंड इनवर्स। और लास्ट एक और देख लो, n इक्वल टू अगर मैंने 2 बोला मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की क्या है? अभिक्रिया है। और इसके लिए दर स्थिरांक की जो यूनिट होती है उसके लिए फॉर्मूला आप लगा के देखो, मोल लीटर इनवर्स या 1 माइनस एन की वैल्यू क्या रखोगे? 2 सेकेंड इनवर्स। तो बताओ 1 माइनस 2 करोगे तो -1 की पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मोल मोल इनवर्स लीटर और ये सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ जाएगी बताओ? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की यूनिट आ जाएगी। तो ये आपको डिफरेंस आपको दोनों लिखना था, और आप लिखना चाहते तो ये आपको यूनिट यहाँ पर ऐड कर देते, और ये भी आप 1 या 2 पॉइंट आप ऐड करना रहता तो आप कर देते। ठीक है जी, तो हमने ये देखा कि दर स्थिरांक की जो यूनिट है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसकी यूनिट फिक्स होती है कितनी? मोल लीटर इनवर्स सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स बोला है तो वो सेकेंड इनवर्स आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, देखो क्या बोला है हमको। दो यहाँ पर क्या दिया था? कोऑर्डिनेट उपसहसंयोजी यौगिक दिया था और उसके हमको आईयूपीएसी नेम लिखने बोला। चलो मैं इसको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना, मैं इसको प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर मैं इसको तोड़ू तो ये मुझे ऐसे टूटना है, ये मतलब ऐसे टूटता है। देखिएगा ध्यान से, ओके। साथ में 3Cl और इस पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है? -1। और जितना माइनस आयन, जितना नेगेटिव चार्ज बाहर रिलीज हो रहा है उतना ही इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। या जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई एनाइनिक स्पीसीज आ जाती है तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटाइनिक कहलाता है। तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब धनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या है? यहाँ पर एनायन है। क्या है? एनायन है। तो ऐसे केस में या ऐसा कभी भी केस आता है कि कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में अगर कोई एनायन आ रहा है, एनायनिक स्पीसीज आ रही है, तो इनका अगर मुझे आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसका ऑर्डर आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले बेटा लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड। ठीक है, फिर किसका नाम लिखा जाता है? मेटल का। फिर मेटल की लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर लास्ट में एनायन का नाम लिखा जाता है।
इस ऑर्डर को फॉलो करके देखो, अभी बिल्कुल आपका करेक्ट नाम आएगा। ध्यान समझना क्या बोला मैंने, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा जिसमें कॉम्प्लेक्स के राइट साइड में स्पीसीज दिया है, तो राइट साइड में स्पीसीज होती मतलब वो एनायन है, तोड़ के अपन ने देख लिया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो ये देखो बड़ी ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ जो भी चीज रहती है वो क्या कहलाती है, लिगेंड। और ये लिगेंड में क्या है आपका NH3, NH3 बोले तो एमीन, कितने बेटा 6, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। CO क्या है, कोबाल्ट, मेटल का नाम क्या आएगा, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 3 आपके एनायनिक लिगेंड है, -3 राइट हैंड जाएगा तो +3, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे रोमन अंकों में, तो क्या लिखा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। देखो मेटल का नाम फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और एनायन कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो बेटा इसका नाम लिखा जाता है क्लोराइड। क्या लिखा जाता है, क्लोराइड। ये बात याद रखना कि ये 3 है संख्या में, 4 है संख्या में, उससे मतलब नहीं होता, सिंपल उसका नाम लिखा जाता है एनायन का यहाँ पर। क्लियर, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो, दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो, पहला तो ये हो गया जी, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स भी जस्ट इसके अपोजिट टाइप का दिया है, पहले स्पीसीज दे दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ये देखो, ये जो बड़ी ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है, अगर उसके पहले कोई स्पीसीज दे रही है मतलब ये केटायन होता है। क्या होता है, केटायन मींस धनायन। और बाद में अगर कोई स्पीसीज दी है तो ये क्या होता है, एनायन, इसको याद रखना। और एनायन जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एनायनिक स्फीयर, और केटायन जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको केटायनिक स्फीयर बोला जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में जब ये जो बड़ी ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं उप सहसंयोजी मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके पहले अगर केटायन दिए तो अब इस ऐसे मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखोगे, उसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले केटायन का नाम, सबसे पहले जो आपका केटायन है उसका सिंपल नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, फिर क्या लिखोगे आप, मेटल का नाम, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, ठीक है। इतनी बात को याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले जो केटायन है कौन सा है, पोटेशियम, कितने हैं उससे मतलब नहीं है, नंबर, डाई पोटेशियम नहीं लिखना है यहाँ पे, ओनली पोटेशियम, ठीक है, सिंपल पोटेशियम लिखेंगे। तो ये हो गया पोटेशियम। फिर लिगेंड देखो, लिगेंड का नाम बोला था, कितने लिगेंड है, 4, कौन से, साइनाइड, तो टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, ये साइनाइडो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे बेटा जो आपका कॉम्प्लेक्स हैगा वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या बोल रहा हूँ, अभी देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये 2K+ में, और NiCN4 ये किस पे ब्रेक होगा, 2- पे। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2- है नहीं कि नहीं। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, और जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मेटल के नाम के साथ क्या जुड़ जाता है, 8 जुड़ जाता है, इसको याद रखना। तो यह मेटल का नाम क्या था, अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ आपका, मेटल के साथ यहाँ पे क्या जुड़ेगा, 8, तो ये हो जाएगा निकीलेट, निकीलेट, ठीक है, निकीलेट। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी रहने वाली है मेटल की, तो यह माइनस आपके पास 4 और ये +2, मतलब ये हो जाएगा आपके पास -2 और राइट जाएगा तो +2, तो निकलेट 2, बस इतना सा लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 2, ठीक है, आयन नहीं लिखना है इस पे। तो ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर पे आते हैं, सॉरी 8वें नंबर के और वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, देखो तो किसी भी संकुल यौगिक की अगर हम बात करते हैं, किसी उपसहसंयोजी यौगिक की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें केंद्रीय परमाणु जो होगा, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा, ये मैं नहीं लिखना है इसको ना, केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन होंगे, ठीक है, पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। मान लो ये मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक संकुल यौगिक है। अब इस पे मेटल पे जो चार्ज आएगा, इस मेटल पे जो आवेश आएगा, उस आवेश को ही हम क्या बोलेंगे बेटा,
ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे। इसको ही हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालते आती है, चलो निकाल के देखते हैं। इसी मॉलिक्यूल में NiCO4। अब देखो इस मेटल में अगर मेरे को निकिल, इस कॉम्प्लेक्स में मेरे को निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो यार लिगेंड ले लो आप। लिगेंड कितने हैं? 4। इसमें कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो कार्बोनिल लिगेंड तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 4 इंटू 0 तो क्या हो गया? 0। तो निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या है बेटा वो क्या आ जा रही है? 0। तो निकिल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है जी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हमने लिया है, देखना जरा ध्यान से, उसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं। देखो जरा K3FeCN6 यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है। इसमें देखो अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहाँ पे कैसे करूंगा मैं? तो पोटेशियम कितने यहाँ पे? 3 है। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1। ठीक है जी। 3 इंटू +1 फिर आएगा प्लस। आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसलिए इसको जैसे के वैसे रख देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है प्लस। कितने साइनाइड है? 6। इनमें एक साइनाइड जो आपके पास लिगेंड होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। ठीक है। 6 इंटू -1 इक्वल टू क्या कर दिया? 0। यहाँ पे कितना आया? 3 प्लस Fe। यहाँ पे 6 -1 तो 6 -6 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया? 0। -6 से +3 माइनस करो कितना बचेगा? -3। तो यहाँ पे क्या आ गया? Fe -3 इक्वल टू 0। -3 को राइट लेके जाओगे तो Fe इक्वल टू क्या आ गया बेटा? +3। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीकरण संख्या आयरन की कितनी है? +3 है। कितनी है? +3 है। अब आपको क्या है, अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स की तो आपको एक छोटा सा काम ये आना चाहिए कि आपको जितने भी लिगेंड होते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में उनकी आपको जनरल ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। जैसे हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड की, जैसे एक्वा लिगेंड हो जाता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? 0। है ना। कार्बोनिल की कितनी हो जाती है? 0। तो कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं उनकी भी आपको ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिएगा क्या बोलता है? कोऑर्डिनेशन संख्या को डिफाइन करो। अच्छा देखो ध्यान से क्या बोल के रखा है? संकुल यौगिकों में, मतलब जो उपसहसंयोजी यौगिक है उनके केंद्रीय परमाणु या आयनों के साथ बनने वाले उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं आप? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो यहाँ पर ये एग्जांपल आपको दिया है, ये मेटल है बेटा क्रोमियम और यहाँ पे 6 क्या लगे हैं? अमोनिया। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इस पे अमोनिया जो है क्रोमियम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा? जितने लिगेंड आपके साथ मेटल के साथ आपने जोड़ के रखे हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है या ट्राइडेंटेड लिगेंड है। मतलब एक दंतुर लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है बेटा ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। मतलब एक दंतुर लिगेंड इसको हम बोलते हैं। एक दंतुर का मतलब ये केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको? क्रोमियम को। तो एक लोन पेयर को एक अमोनिया मॉलिक्यूल या एक एमीन मॉलिक्यूल के द्वारा किसको सेंड किया या किससे बॉन्ड बनाया जा रहा है? क्रोमियम से। मतलब एक एमीन ने क्रोमियम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई तो यहाँ पे 6 एमीन ग्रुप थे तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 6। मतलब यहाँ पे क्रोमियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसको हम समन्वय संख्या जिसको हम उपसहसंयोजी संख्या बोल रहे हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते हैं। ये कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है NiH2O4Cl2। इसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। NiH2O4 और यहाँ पे क्या है? Cl2। देखो लिगेंड ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसको याद रखना है। ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर मेटल और क्या होता है? लिगेंड। तो लिगेंड मेटल के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ जो एक्वा लिगेंड है ये भी बेटा हमारे पास एक दंतुर लिगेंड होता है। एक दंतुर का मतलब जो केवल एक लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ पे बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं मोनोडेंटेट वाले? 4। तो बेटा 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना कोऑर्डिनेट वाले, इसलिए निकिल की यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है निकिल की, वो कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे उप सहसंयोजी संख्या जो हो जाएगी निकिल की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर आओ, एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए हमारे पास FeEn होल थ्राइस, यहां पर हमारे पास दिया है Cl3, ठीक है जी। ये एथिलीन डाइएमीन है। क्या है? En जो लिखा हूं मैंने, एथिलीन डाइएमीन है। अब एथिलीन डाइएमीन जो होता है इसको आप कैसे लिखते हो? तो बेटा ये CH2 और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2, ठीक है जी। ये होता है आपका एथिलीन डाइएमीन। क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। अभी जो एथिलीन डाइएमीन है इसमें दोनों नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, तो ये जो आपके पास लिगेंड है इसको शॉर्ट पे अपन En से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेटा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अब बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? मतलब ये द्विदंतुर लिगेंड बोलते हैं। द्विदंतुर लिगेंड इसको हम बोलते हैं। मतलब इसके पास 2 लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज है, और ये 2 साइड से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये एथिलीन डाइएमीन का एक मॉलिक्यूल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। तो बताओ कितने एथिलीन डाइएमीन जोड़े हो आपने? 3। मतलब एक एथिलीन डाइएमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। मतलब ये आयरन जो है बेटा, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी बताओ? यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, या इसी को अपन उप सहसंयोजी संख्या जो बोल रहे हैं, वो कितनी आने वाली है? यहाँ पर 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आयरन के साथ ये जो लिगेंड जुड़ रहा है टोटल 6 के 6 उप सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको पूछा था हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता को जो है डिफाइन करो करके बोला था एग्जाम्पल के साथ। तो क्या बोल रहे हैं देखो, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिकों के समन्वय मंडल। मतलब देखो यहां पर कोई मेटल है, ध्यान सुनना, मान लो यहाँ पे कोई क्या है? मेटल है। इस मेटल के साथ ही साथ, चलो वहां क्रोमियम लिया तो क्रोमियम में लेके बताता हूँ। ये मेटल के साथ यहाँ पे क्या लिखा रहता है? लिगेंड लगा रहता है। लिगेंड रहता है, और लिगेंड के बाद से क्या रहेगा? ब्रैकेट। और इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका? कोई ना कोई एनायन रहता है। क्या रहता है? एनायन रहता है। ठीक है, राइट में कोई एनायन है। ठीक है जी, ओके। अब देखो ध्यान से होता क्या है, क्या बोलना चाह रहा है? जब संकुल यौगिकों के समन्वय मंडल, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इसी को हम समन्वय मंडल बोल रहे हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर और बाहर, मतलब इसके अंदर या फिर बाहर, ठीक है, क्या बोल रहा है? जल के अणु, किसके मॉलिक्यूल? जल के मॉलिक्यूल। जल के मॉलिक्यूल भिन्न भिन्न संख्या में अगर जुड़े होते हैं तो इन्हें एक दूसरे के क्या कहा जाता है? हाइड्रेट आइसोमर या समावयवी कहा जाता है। और यह जो समावयवता है बेटा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। क्लियर है? चलो देखते हैं। CrCl3 6H2O, ये जो मॉलिक्यूल है इसके कितने हाइड्रेट बने बोल रहा है? 3। चलो देखते हैं। पहला जो एग्जांपल है, इसमें क्रोमियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल उसने देखो बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। ठीक है, बाहर एक भी नहीं है। इसके बाद वाले मॉलिक्यूल में देखो, क्रोमियम के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। ठीक है, इसके बाद वाले में देखो, यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल अंदर है? 4, और यहाँ पे कितने बाहर कर दिया? 2। मतलब सभी का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तीनों स्ट्रक्चर में, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे एक्चुअल में, तो वो इतना ही आ रहा है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इतना ही है, लेकिन इनमें तीनों में वाटर मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। इसलिए तीनों जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के हाइब्रिड समावयवी कहलाते हैं। पहला जो मॉलिक्यूल होता है इसका जो कलर है वो बताया गया है, वो कैसे कलर का होता है? बैगनी। दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ चुका है स्फीयर के, उसका कलर बताया है यहाँ पे नील हरित। और तीसरा नंबर जो है, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, इसमें कलर कैसा बताया गया है? गहरा हरा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हमारे पास
3 टाइप के हाइड्रेट समावयवी होते हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल के हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 10। अब देखो फिर से आपको यहाँ पर मिल रही है एक रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो मैंने पहले आपको थ्योरी यहाँ पे लिख कर ला दी है, हालांकि इसका हम लोग डिटेल अभी रिएक्शन आपको मैं बताऊंगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर आपको रिएक्शन भी बतानी पड़ेगी लिखने के साथ साथ। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले मैं रिएक्शन से बताता हूँ आपको, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि बेटा जब टोलुइन जो है, ये होता है टोलुइन, टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिक क्लोराइड जो वहां पे लिखा है वहां पे आप देख भी सकते हैं CrO2Cl2, इसके 2 मोल्स लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिक क्लोराइड। चलो हिंदी में ही लिख दे रहा हूं मैं, क्रोमिक क्लोराइड। ओके ओके। इसके साथ जब हम टोलुइन, ये क्या है, टोलुइन है, ये टोलुइन की अभिक्रिया जब हम क्रोमिक क्लोराइड के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, ये अध्रुवी विलायक होता है, अध्रुवी विलायक, इसकी उपस्थिति में कराते हैं। तो पहले हमको जो है एक क्या बनता मिलता है, पहले हमको एक क्रोमियम का संकुल मिलेगा, मतलब ये कुछ ऐसे मिलेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के, यहाँ के 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इधर अरेंज हो जाते हैं, कैसे देखो ध्यान से, ये CH है, इसके साथ आपका CR, हाँ CR, इसको Cl2 कर लो, और यहाँ पे कर लो आप OH, और ये होल ट्वाइस। क्लियर है? देखो जरा ध्यान से, यहाँ के जो 2 ऑक्सीजन है वो 2 OH के साथ चले गए, और 2 ऑक्सीजन जो होंगे वो सामने यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े रहेंगे। ठीक है जी। तो ये इस टाइप से हमारा पहला यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोमियम संकुल। क्या बोलते हैं, क्रोमियम संकुल। ये हमारे पास क्या है, क्रोमियम संकुल। इसके बाद क्या होता है, इसका जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटन कराया जाता है इसका, और जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन में किसका योग होता है, वाटर का। जल अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है, वाटर का योग होता है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, ये बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे Cr Cl2OH होल ट्वाइस, ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन इसके कितने मोल्स मिलेंगे, 2। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या बना, बेंजेल्डिहाइड। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है। और साथ में को प्रोडक्ट के रूप में CrCl2OH होल ट्वाइस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते आगे इटार्ड अभिक्रिया की और वाली क्वेश्चन के ऊपर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 उपयोग आपको बोला था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 उपयोग में पहला आपका यूज क्या है कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड, मतलब ये इसकी बात हो रही है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, तनु, ये वाला, ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो है उसका यूज कहां किया जाता है, बोलता है सिरके के रूप में किया जाता है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को कैसे लिखते हो आप, तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, COOH, तो ये होता है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड का यूज जो है वो कहां पे किया जाता है, बोल रहा है त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा के लिए किया जाता है। ठीक है जी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखो एक आपको कन्वर्जन रिएक्शन दी है, क्या दी है, कन्वर्जन रिएक्शन दी है। इस कन्वर्जन रिएक्शन में आपको क्या बोला था कि अगर मुझे इस एथिल क्लोराइड से ये प्रोपाइलेमिन बनाना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ध्यान सुनना, CH3 CH2 और ये है Cl। ये जो मॉलिक्यूल है इससे देखो यहाँ कितने कार्बन एटम है, 2, यहाँ कितने कार्बन एटम है, 3। तो सबसे पहले इसके साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा KCN मॉलिक्यूल की, तो इसकी KCN, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम क्लोरीन के साथ हो जाएगा बाहर, और ये CN ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 और ये CN। ठीक है जी। ये आपके पास एक कंपाउंड आपको मिलेगा जिसको इथेन नाइट्राइल बोल सकते हैं आप। ठीक है। इसके अगर अब मैं यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेकर रिएक्शन करवाऊं, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं, तो ये साइनाइड ग्रुप को वो किस में बदल देता है, एमीन ग्रुप में बदल देता है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट
CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2। मतलब ये हमारे पास करेक्ट यहाँ पे कन्वर्जन रिएक्शन आ जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ हम इस टाइप से आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो जरा ध्यान से, एथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों, ये बोल रहा है। तो बेटा एथिलेमिन देखो, एथिलेमिन का सूत्र पहले देखो आप, ये होता है CH3, ये होता है CH2 और ये होता है NH2 और यहाँ पे अपन ने क्या लिए अमोनिया। ठीक है जी। अब अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है और ये एथिलेमिन जो है इसके पास भी नाइट्रोजन में जो है एक लोन पेयर है। लेकिन ये एथिलेमिन में जो ये वाला जो ग्रुप लगा है ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। और प्लस आई जो ग्रुप होता है बेटा, आपने कभी इंडक्टिव या प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा है तो उसमें आपको पता है प्लस आई ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कौन से समूह होते हैं, दाता समूह होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते आगे पे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये लोन पेयर आसानी से ये क्या करता है, ये इजीली लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दान करता है। किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन। अमोनिया के नाइट्रोजन के कंपेयर में ये एथिलेमिन का नाइट्रोजन जो है बड़े आसानी से लोन पेयर दान कर सकता है। इसी कारण से बेटा इसकी बेसिसिटी जो है, पहले वाले की जो क्षारीयता है जिसको हम बेसिसिटी बोलते हैं, वो किससे ज्यादा हो जाती है, सेकंड वाले से ज्यादा हो जाती है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखो यहाँ पे अपन ने थ्योरी में भी उसको उसी टाइप से लिखा है, नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एथिल एमीन में एथिल रेडिकल जो है के धनात्मक, देखो इसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फलस्वरूप यह प्रोटॉन सरलता से ग्रहण कर लेता है। अब ये इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब आसानी से प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए अमोनिया की अपेक्षा एथिल एमीन जो है अधिक क्षारीय होता है। वही चीज यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला था बेटा, रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में आपको क्या बोला था, कोई दो डिफरेंस लिखो। तो ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, देख लीजिए। ये रेशेदार प्रोटीन और वो क्या है, गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन की हम बात करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल लंबे धागे के समान होते हैं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं ये साकित और कैसे होते हैं, गोलाकार, ऐसे ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं और ये भी गोलाकार शेप में ही होते हैं। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो इसके कुछ स्थानों पर अणु परस्पर जो है हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ स्थानों पर इनके जो अणु हैं परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, कुछ स्थानों पे बोल रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इनकी यूनिट्स में केवल इंटरनल इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगी वहीं पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में ही आपको क्या दिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे। लेकिन इसके कुछ स्थान पर परस्पर जो है आपको मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से बिल्कुल बंधे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये दो दो डिफरेंस इसके अंदर पूछा था, इतना लिखकर हमको यहाँ से बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और वाला, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा था। तो डीएनए आपको सभी को पता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है ना, ये इसमें दो सूत्र होते हैं, जबकि आरएनए जो होता है इसमें एक सूत्र होता है। ठीक है जी, इसकी बात अगर हम करेंगे डीएनए की, तो डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोस सुगर, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस सुगर होती है, जबकि आरएनए में कौन सी सुगर होती है, राइबोस सुगर होती है। तो दो डिफरेंस पूछा था, दो डिफरेंस देते, उससे ज्यादा देने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो आने वाले हैं फर्स्ट पेपर 2023 के, उसको हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करने वाले हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।